हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल अर्थात अंग्रेजी में जिसे एसिड कहते हैं, लैटिन शब्द एसिडस से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो स्वाद में जो पदार्थ खट्टे होते हैं उन्हें हम लोग सामान्य जीवन में अम्ल के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अम्ल की विशेषताएं। तो अम्ल की विशेषताओं में सबसे पहला विशेषता है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। फिलहाल केवल ये जानिए कि पीएच मान 7 से कम होगा तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। अगर सूचकों में बात करें तो नीले लिटमस पत्र को लाल करने की क्षमता अम्ल में होती है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करती है। और फेनोल्फथैलीन जो होता है उसमें अम्ल के साथ क्रिया कराने से वह रंगहीन पदार्थ बनाता है, यानी वह कोई रंग नहीं बदलता। और मेथाइल ऑरेंज जो होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सूचकों में अम्ल का अलग अलग व्यवहार होता है। नीले लिटमस में लाल होता है, मेथाइल ऑरेंज में रेड होता है और फेनोल्फथैलीन में कोई रंग नहीं अर्थात रंगहीन होता है। अम्लों के प्रकारों की बात करें तो अम्ल का प्रकार कई आधारों पर हो सकता है। पहला आधार है स्रोत के आधार पर, दूसरा आधार है H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन त्यागने के आधार पर, तीसरा आधार है विलयन में अम्ल की उपस्थिति के आधार पर, चौथा आधार है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर। तो आइए देखते हैं। पहला, स्रोत के आधार पर अम्ल कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। H+ आयन त्यागने के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। विलयन में अम्ल की उपस्थिति के आधार पर सांद्र और तनु अम्ल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सी और हाइड्रा अम्ल। स्रोत के आधार पर जो हमारा प्रकार है उसका डिटेल हम लोग देखते हैं। प्रत्येक आधार के बारे में डिटेल देखेंगे इन सभी चीज़ों का। स्रोत के आधार पर पहला प्रकार है हमारा कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें अनिवार्य रूप से कार्बन होता है और उन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक स्रोतों में जंतु, पौधे ये सभी आ जाते हैं। अकार्बनिक अम्ल वैसे अम्ल जिनमें कार्बन नहीं होता, इन्हें खनिज अम्ल भी कहा जाता है। दोनों का उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। जैसे कार्बनिक अम्ल जिनमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है, उसका उदाहरण में हमारा बहुत सारा हो सकता है। उसमें हमारा लिस्ट है कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल डंक में पाया जाता है, चाहे चींटी का डंक हो, नेटल का डंक हो या मच्छर का डंक हो, फॉर्मिक अम्ल डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी भी है वह आंवला में पाया जाता है। दही अर्थात खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी स्रोत इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें याद रखना भी जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं अकार्बनिक अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें कार्बन नहीं होता, इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं। इनमें पहला आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग जठर रस भी कहते हैं, हमारा आमाशय के द्वारा इसे स्रावित किया जाता है। दूसरा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र है HNO3। इसे शोरे का अम्ल भी कहा जाता है। अगला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 फार्मूले के साथ होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। और एक खनिज अम्ल है सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है H2SO3 सल्फ्यूरस और H2SO4 सल्फ्यूरिक। तो ये हुआ हमारा खनिज अम्ल। अब हाइड्रोजन आयन त्यागने के आधार पर अम्ल का प्रकार हम लोग देखते हैं। एक है प्रबल अम्ल और एक है दुर्बल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इस सेंस में वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं।
और जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहाँ आयनित होने का मतलब है कोई भी अम्ल में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन होता है, जैसे HCl अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन है, H2SO4 अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन है, CH3COOH एसिटिक अम्ल अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन है। तो इन सभी अम्लों को जब जल में घोला जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, और यही हाइड्रोजन आयन अलग अगर पूरी तरह से हो रहा है, पूर्णतः आयनित हो रहा है, तो उसे परबल अम्ल का संज्ञा दिया गया है, और अगर आंशिक रूप से आयनित हो रहा है तो उसे दुर्बल अम्ल का संज्ञा दिया गया है। इस प्रकार परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन से अम्ल में हाइड्रोजन आयन किस अंश तक अलग होता है उसी का एक माप है। अगर पूरी तरह से अलग हो रहा है तो परबल, अदरवाइज दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल के उदाहरणों की बात करें तो HCl, HNO3 इत्यादि खनिज अम्ल जो हैं वो परबल हैं, जबकि जो कार्बनिक अम्ल हैं, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, वे दुर्बल अम्ल माने जाते हैं। विलयन में अम्ल की उपस्थिति के आधार पर, कोई भी विलयन हो जिसमें विलेय और विलायक होता है, उसमें अम्ल की उपस्थिति के आधार पर अम्ल का प्रकार एक हो जाता है आपका सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। सांद्र जिसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड भी बोलते हैं, तनु जिसे हम लोग डाइल्यूट भी बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आप सामान्य शब्दों में गाढ़ा समझ सकते हैं, डाइल्यूट का मतलब सामान्य शब्दों में आप फीका समझ सकते हैं। यानी अगर विलयन में अम्ल की मात्रा अगर ज़्यादा है इसका मतलब वह सांद्र अम्ल हुआ, और अगर विलयन में अम्ल की मात्रा कम है तो इसका मतलब तनु अम्ल हुआ। अब आइए जानते हैं तनुकरण प्रक्रिया। तनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अम्ल को फीका किया जाता है। अम्ल में होता है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। अगर इसकी सांद्रता में कमी है इसका मतलब वह प्रक्रिया तनुकरण है। जल में अम्ल मिलाने पर, जल में अम्ल, जल और अम्ल को आपस में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण करने समय एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जल को अम्ल में आप नहीं मिला सकते। अगर आप जल को अम्ल में मिलाते हैं तो वह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और इससे आपको नुकसान हो सकता है, बीकर वगैरह भी टूट सकते हैं। हाँ, अम्ल को जल में आप अवश्य मिला सकते हैं, लेकिन जल को आपको आहिस्ते आहिस्ते कोई चीज़ से हिलाते रहना पड़ेगा, तभी आप उसे मिला सकते हैं। यानी अम्ल को आप जल में मिला सकते हैं, जल को अम्ल में नहीं मिला सकते। अगला आधार है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर। एक है हमारा ऑक्सी अम्ल और दूसरा है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल वे होते हैं, हाइड्रोजन तो हर एक अम्ल में होगा ही, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो तो ऑक्सी अम्ल, और केवल हाइड्रोजन हो तो हाइड्रा अम्ल। तो जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है उसमें एक उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक उदाहरण है नाइट्रिक अम्ल, ऐसे और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और हाइड्रा अम्ल उसे बोलते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सभी अम्लीय प्रकृति के हैं और इन्हें हाइड्रा अम्ल का संज्ञा दिया जा सकता है। आइए देखते हैं अम्ल की विभिन्न अवधारणाओं की कि अम्ल का परिभाषा कितने तरीकों से होता है अलग अलग वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर। तो इसके लिए 3 सिद्धांत फेमस है। पहला है आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है आपका ब्रोंस्टेड लॉरी और तीसरा है लेविस कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। यानी ये हाइड्रोजन आयन के आधार पर आर्हेनियस ने अपना सिद्धांत में अम्ल को परिभाषित किया है। जैसे HCl है, HCl को तोड़ने पर हमें H+ और Cl- मिलता है। HNO3 है, HNO3 को तोड़ने पर हमें H+ और NO3- मिलता है। तो H+ आयन का मिलना ही इसे अम्लीय बनाता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट।
वे पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं। प्रोटॉन असल में हाइड्रोजन आयन ही होता है। ये परिभाषा का एक रूप है। जब प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन होता है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन देने वाले पदार्थ भी अम्लीय होते हैं। हाइड्रोजन आयन दे या प्रोटॉन दे, वह अम्लीय ही होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा लेविस कॉन्सेप्ट। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को ग्रहण कर सके या जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। इसका मतलब आइए हम लोग समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को ग्रहण कर सके जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे पदार्थ अम्ल का काम करते हैं। तो अम्ल का काम वही करेगा जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो। ऑक्टेट को उदाहरण के लिए हम लोग यूँ समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा ऑक्सीजन है जिसका परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं 2 और 6, और इसे अगर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो बाहरी कक्षा का 6 इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, 2 2 4 और 2 6। 8 पुराने के लिए इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। इसका मतलब यह और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जो है उसे ग्रहण कर सकता है, तो उस आधार पर यह स्पीसीज अम्लीय कहलाएगा। ऐसे ही कोई रासायनिक स्पीसीज हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सके, तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। तो अम्ल के बारे में ये सभी कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और जानकारी अम्ल के बारे में। जैसे एक है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक खास प्रकार का अम्ल का मिश्रण है जो कि HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाते हैं। यानी 4 लीटर का विलियन अगर होगा तो 4 लीटर का विलियन में 3 लीटर हमारा होगा HCl का और 1 लीटर हमारा होगा HNO3 का। तो इससे जो अम्ल बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, उसे एक्वारेजिया कहते हैं। इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। इसका रंग पीला नारंगी होता है। इसका इस्तेमाल मजबूत धातुओं को गलाने के लिए भी होता है, जो अकेले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल जो नहीं कर सकती, वो काम दोनों मिल के कर सकता है। अगला हम लोग देखते हैं अम्ल की कुछ रासायनिक क्रियाएं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। पहला अम्ल का गुण है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ हमारा हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये हो गया हमारा जिंक। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलके अभिक्रिया करके यहाँ का ये Zn और SO4 ZnSO4 बनाया जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन अलग हो गया। तो ये हाइड्रोजन गैसीय रूप में है, तो यही गैस हमारा निकला। तो ऐसा कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला गुण है धातु कार्बोनेट यानी CO3। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3 के साथ कोई भी अम्ल अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये हुआ हमारा सोडियम कार्बोनेट। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी लवण, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं। और NaSCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया कर NaCl यानी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रही हैं। तो यह भी अम्ल का एक खास गुण है। अगला, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अम्ल और क्षार के आपसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल है, अगला हमारा गुण है जो अधातु का ऑक्साइड होता है। कोई भी अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। जैसे सल्फर का यह ऑक्साइड अम्लीय है। और सल्फर का ऑक्साइड अम्लीय है, इसका सबूत यह भी है कि सल्फर का ऑक्साइड को हम जल में घोलते हैं तो हमें अम्ल की प्राप्ति होती है। सल्फर का ये हुआ डाइऑक्साइड, ये हुआ ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को घोलने पर H2SO3 अर्थात सल्फ्यूरस अम्ल, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को घोलने पर H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है।
ऐसे और भी अधातु हैं जिनके ऑक्साइड से हमें अम्ल की प्राप्ति होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम लोग अगर जल में घोलते हैं तो कार्बनिक अम्ल मिलता है, H2CO3। ऐसे कोई भी अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड को जल में घोलने से अम्ल की प्राप्ति होती है। अगला गुण हमारा है जल में घोले जाने पर, अगर जल में घोलते हैं अम्ल को तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन यानी OH- आयन हमें मिलता है। तो इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे HCl और H2O अम्ल में जल को घोले तो H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन मिला। हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन वो आयन अलग हुआ, और H+ आयन जो मिलता है उसे भी जल में घोलने पर हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो हाइड्रोजन आयन H+ को बोलते हैं, जो कि अम्ल में अनिवार्य रूप से होता है, और यह जब जल के साथ मिल जाता है तो H3O+ होता है, जो कि हाइड्रोनियम आयन होता है। हाइड्रोनियम आयन की बात यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि अम्ल का व्यवहार अम्लीय तब ही होगा जब यह जल के साथ मिला हुआ होगा, क्योंकि जल के बगैर यह अम्ल दोनों अलग नहीं हो सकता। H+ और Cl- में जैसे HCl है तो अलग नहीं होगा, और जब यह जल के साथ अलग होगा तो ये दोनों मिल के H3O+ बनाएगा, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की गिनती से ही अम्ल की शक्ति तय होती है, और इसी से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट बना है। तो अम्ल के बारे में इतना जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो हम लोग क्षार के बारे में बनाएंगे और पूरा जानकारी दिया जाएगा। अम्ल के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी दिए जाएंगे। आपको ये क्लास जैसा भी लगता हो उसे आप कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।